मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि क्या समझना क्या है, कैसे समझना है, क्या है रेजोनेंस। चलिए, अच्छा, हम इन लोगों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कॉलोनियल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इन लोगों को। और ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। जी हाँ, इसको इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है, मतलब एक्स। यस, तो हमको एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ऐसे बताए गए हैं। एक साइक्लोहेक्सेन होता है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? जी हाँ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने बस डबल बॉन्ड का जो है पोजीशन चेंज किया है। जी अभी बात यह है, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है आपका श्री विज्ञान पे। और मैं हूँ माई सेल्फ सौरभ सर, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास में जैसे आपको पता है हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, जो चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एक ब्रिज बनाता है आईओसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सके, या उसका ब्रिज बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें जो हमने डिस्कस भी किए हैं अभी तक। जैसे आप सबको पता है हमने कई सारे पहले क्लास में, दूसरे क्लास में हमने कई सारे जो है टॉपिक डिस्कस किए हैं। हमने ऑक्टेट रूल डिस्कस किया, हमने उसके एक्सेप्शन या उसके लिमिटेशन डिस्कस किए। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड किया। उसके बाद हमने आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को करीब से जाना। उसके बाद सीधा हम आ गए थे कि हम कैसे जो है एक आयोनिक बॉन्ड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग फजन रूल। और उसके बाद हमने लिविंग स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, पोलराइजेशन के बारे में तो जाना ही था इसमें, और हमने जाना था हाउ टू राइट द लुईस को सॉरी हमने कोवैलेंसी डिस्कस किया था, जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक एटम, एक सेंट्रल एटम कितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसी को हम उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो लिविंग स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, सारे रूल्स जो आपको एनसीईआरटी में बताए गए हैं उन सारे रूल्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि कैसे लिखना है जो है अपना लिविंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के लिए। मैं जो जुगाड़ था हमने डिस्कस किया था, वो आपको याद ही होंगे। ऑलराइट, ज्यादा देरी ना करते हुए हम आगे आते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लिविंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मल चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, कोई भी आयन पे या कोई भी मॉलिक्यूल्स पे अगर कोई चार्ज आता है या वो न्यूट्रल होता है, क्यों न्यूट्रल होता है, क्यों चार्जेस आते हैं, उसका आंसर है फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस निकालने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। उसी के साथ उसका जो है शॉर्टकट डिस्कस किया था। बहुत ही मजा आया था शायद आप लोगों को क्लास में। आई होप कि बहुत मजा आया होगा। उसका जुगाड़ सीखा था हमने कि जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं अभी लिविंग स्ट्रक्चर में, जितने हैं इन लिविंग स्ट्रक्चर। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा नया। इसी होप के साथ कि हम आज भी कुछ नया सीखेंगे और मजा आएगा आप सब लोगों को, यही होप है। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है।
और अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को शायद बहुत सारा फायदा होने वाला है आगे चैप्टर्स में। जो भी चैप्टर्स हैं आगे, जैसे कि आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या फिर आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सारा जो ब्रिज है वो यही से बन के आता है केमिकल बॉन्डिंग में। आईओसी तो आईओसी है ही, उसके साथ हमको ऑर्गेनिक में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है बॉन्डिंग से, जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। आइए समझते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे लिए रेजोनेंस। सो जैसे ये एक वैसे आप लोग जो लोग 12th में हैं या जो लोग 12th पास कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा। शायद 11 में जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है उनको रेजोनेंस जो वर्ड है वो उतना समझ में नहीं आया होगा। फिर भी हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक, एकदम लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे कैसे हम इस रेजोनेंस को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है रेजोनेंस जो है, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या रेजोनेंस एनर्जी है। हम बेसिकली ऑर्गेनिक में रेजोनेंस के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ बेसिक चीजें ले रहे हैं। खास करके रेजोनेंस जो होता है वो इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट दो चीजों की तरह, मतलब तरीके के होते हैं। ज्यादातर हम इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कि क्या समझना, क्या है, कैसे समझना है, क्या है रेजोनेंस। चलिए, अच्छा, आपको पता होगा हमने बनाया था, ये जो है आपका कार्बोनेट आयन, ये है आपका कार्बोनेट आयन। जैसे आपको पता होगा कार्बोनेट आयन द ग्रेट कार्बोनेट आयन है, ठीक है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। तो आपको अगर याद नहीं होगा तो हम फिर से बता देते हैं। हमको मेरे को बताइए यहाँ टोटल कितने एटम्स हैं। जी हाँ, बताइए कितने एटम्स हैं। हमारे पास एक कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसका मतलब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 3 ऑक्सीजन जो है 18 इलेक्ट्रॉन उनके पास है, और 2 नेगेटिव चार्जेस है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल ऑफ 24 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है। हमने एक फॉर्मूला सीखा था कैसे हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। हमने लिखा था, हम जो फॉर्मूला था कि हमको ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे हमारे पास 4 हैं तो 4 into 8 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। हमारे पास गिवन है कार्बन से 4 और ऑक्सीजन से 6 प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं नेगेटिव चार्ज के हिसाब से डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये आ गया था 32 minus 24 divided by 2, that is 8 by 2। और 4 बॉन्ड बनने चाहिए इसके बारे में, इसके लिए 4 बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बनने चाहिए। जैसे हमको दिख रहा है कि कार्बन जो सेंट्रल एटम है या ऑक्सीजन है, तो हमारे पास ऑप्शन आता है ये, यहाँ 2 बॉन्ड एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, गले का थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। माफ कीजिए मुझे इसके लिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा आपको परेशान ना करूं इसकी वजह से। ऑलराइट, तो 4 बॉन्ड हो सकते हैं, तो मैंने एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड आराम से डाल सकता हूं। क्या ये एक ही स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। मैंने बस डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, आप थोड़ा मैडन एडो का बना रहे हो, MEDEN मैडन।
मैडन, MEDEN, मैडन, EDUHub, EDUHUB, भुवनेश्वर। शहीद नगर, भुवनेश्वर। यस। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक कॉल आ गया था, जैसे कि हमको आते रहते हैं। मैंने कुछ 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं, मैं इनका नाम 1 2 3 करके इधर दे सकता हूँ। तो आप मेरे को बताइए इनमें से जो है कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सही है, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, एक ही जैसे हैं। दो डबल बॉन्ड के एक डबल बॉन्ड का और दो सिंगल बॉन्ड का एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो तीनों स्ट्रक्चर में मैं जैसे देख पा रहा हूं तीनों स्ट्रक्चर बराबर के हैं, इसलिए इनको हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से बोलते हैं। लेकिन ये जो है इनके लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या लिविंग स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है? जी नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये टेक्निक जान ली है कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल का जो शेप है या उसका जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे हम यहाँ पता चल रहा है कि एक जो है डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो डबल बॉन्ड होता है स्ट्रांग होता है, उसका बॉन्ड लेंथ होता है छोटा, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीक होता है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसीलिए उसका बॉन्ड लेंथ होता है थोड़ा बड़ा। तो क्या जब हम किसी कार्बोनेट आयन का अगर हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो बॉन्ड लेंथ होता है वो जो होता है, यहाँ जैसे बॉन्ड ऑर्डर का बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ दो बॉन्ड है, दिस इज टू, दिस इज वन, दिस इज वन। तीनों स्ट्रक्चर में वही बॉन्ड ऑर्डर दिखाई हमको देता है। लेकिन जब हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ होता है ना वो डबल बॉन्ड होता है ना वो सिंगल बॉन्ड होता है। होता ये है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर होता है ना ही डबल बॉन्ड के बराबर होता है। सिंगल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा, डबल बॉन्ड से थोड़ा छोटा। इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये जो एक डबल बॉन्ड है वो सब में थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जिसको हम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। और जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है वो बनता है 1.33 का। एक अकेला स्ट्रक्चर नहीं है, हम और भी एग्जांपल लेंगे। तो इस जो फेनोमेना हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, अभी ये जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है ना, इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ साइड में तो आपको समझ में आ जाएगा। हम इन लोगों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कॉलोनियल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इन लोगों को। और ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। जी हाँ, इसको इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। मतलब ये लोग जो हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर को कोई अकेला डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। अकेला कोई भी तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनल स्ट्रक्चर को एकदम से वो एक्सप्लेन या पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो जो स्ट्रक्चर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है उस स्ट्रक्चर को हम उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। बाकी स्ट्रक्चर को हम उसका बोला जाता है रेजोनेंस सॉरी सॉरी तो बाकी स्ट्रक्चर को जो बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कोलोनियल स्ट्रक्चर के नाम से बोला जाता है। इसी जो फेनोमेनन है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो अगर हम लिखना चाहे दैट अगर हम इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहे कि जब व्हेन मॉलिक्यूल और आयन
have more than one Lewis structure, more than one Lewis structure, and none of them, and and none of them is able to describe और completely describe बोल सकते हैं, able is able to describe the molecule completely. जब एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें से कोई जो है पूरी तरह से एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन, मतलब सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उसको पूरी तरीका से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, देन एक नया स्ट्रक्चर बन के आता है, देन न्यू स्ट्रक्चर. न्यू स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल स्ट्रक्चर. ओरिजिनल स्ट्रक्चर known as the resonance hybrid. Resonance hybrid describes its complete. जी है. बाकी शब्द को तो हम बोलते हैं, पता है, रेजोनेटिंग. इस फेनोमेनन को हम रेजोनेंस बोल के बोलते हैं. एक ही कमाल का मतलब एग्जांपल है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी. इसके बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा. ऑलराइट, तो बिल्कुल सुना होगा. दैट इज नोन एज, यस, द नेम इज बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है 66C6H6. यस. तो हमको एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ऐसे बताए गए हैं. एक साइक्लोहेक्सेन होता है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं. क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? जी हाँ, इस तरह से भी लिख सकते हैं. हमने क्या किया, हमने बस डबल बॉन्ड का जो है पोजीशन चेंज किया है. जी. अभी बात यह है कि रेजोनेंस के लिए क्या कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ ऐसे इस कंडीशन में, इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस शो करेगा, या उसके बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर होंगे और एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा. जी हाँ, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, बेंजीन के इन दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं जैसे दैट इज केक्यूले स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को केक्यूले ने दिया था. तो जैसे आपको पता चल रहा है ये दोनों स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन कोई भी जो है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है. जी हाँ, इसका भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. जैसे पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं रहा है, कभी 135, कभी 246 पोजीशंस में वो अल्टरनेट पोजीशन में घूम रहा है. तो क्या हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड का पोजीशन तो फिक्स ही नहीं है? क्या यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर था 212121 था? जी हाँ. क्या यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 ईच हो जाएगा? जी हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 1.5. डबल बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का एक बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होता है उसी के बारे में बताया गया है. एक और ये, तो इसको हम बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन. अच्छा, तो अगर हमने देख ही लिया है कि जो रेजोनेंस है उसके लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो होने से एक मॉलिक्यूल या आयन जो है वो पता चलता है कि वो बनाएगा बहुत सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स या बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर, और उनका होगा एक रेजोनेंस हाइब्रिड. ऑलराइट, देख लेते हैं कंडीशन for resonance. All right,
देखिए वैसे बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी कंडीशन लिखी होंगी, लेकिन आप अगर सही तरीके से जानना चाहो कि कंडीशन और रेजोनेंस क्या क्या होता है, तो एक ही कंडीशन होता है, दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऑनलाइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे सिस्टम होते हैं जिनको कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। याद रखिए, जैसे मैंने 3 एटम दिया है, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एक्स वाई एंड जेड जो है एटम्स हैं। पहले एक्स और वाई के बीच में होता है डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड होता है, जी हाँ। और वाई जेड के अंदर होता है सिग्मा बॉन्ड, और जेड के ऊपर होना चाहिए कोई लोन पेयर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पाई सिग्मा, और लोन पेयर अगर होता है, पाई सिग्मा के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। जनरली डबल बॉन्ड जो होता है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, जो मल्टीपल बॉन्ड होता है। पहले तो सिग्मा एक पाई है, तो पहले पाई होना चाहिए, देन सिग्मा, देन लोन पेयर। या दूसरा सिस्टम जो है आपका ये होता है, अगर पाई सिग्मा और जेड पे होता है नेगेटिव चार्ज, ये भी उसी तरह का कुछ सिस्टम होता है, जी हाँ, नेगेटिव चार्ज। या हो सकता है पाई सिग्मा और जेड पे हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। क्या सिस्टम कुछ ऐसा भी हो सकता है, जी हाँ, पाई सिग्मा एंड पाई, ये भी जो सिस्टम होता है ये भी कॉन्जुगेट। अगर ऐसे कुछ सिस्टम आपके नजर में आते हैं, बोलेंगे सर दिखाएं जरा, मेरे को दिखाएं जरा कि इस सिस्टम में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है पाई सिग्मा पाई। तो भाई साहब ऐसा है, लोन पेयर डालने जाएंगे तो यहाँ कुछ 2 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर है, जी हाँ। क्या ये मूव कर सकता है? बिल्कुल मूव कर सकता है। आप खुद देखिए, जो है पाई, देखिए ये है पाई, ये है सिग्मा, ये है लोन पेयर, जी हाँ, दिस इज लोन पेयर पाई सिग्मा, यस सॉरी, पाई सिग्मा पाई। ये जो कंडीशन है, क्या एक चीज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, क्या ये पाई सिग्मा पाई है, जी हाँ। क्या ये लास्ट वाला जो कंडीशन उसको वेरीफाई करता है, जी हाँ। ऐसे सिस्टम अगर हैं, ऐसे सिस्टम्स अगर प्रेजेंट रहते हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल या आयन है वो शो करेगा रेजोनेंस, जी हाँ। सो आपको लग रहा होगा कि आज मेरी एनर्जी थोड़ी कम है, ऑब्वियसली तबीयत खराब है तो एनर्जी तो घट ही आती है, लेकिन आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा प्यार आपने दिया है। और एक सही मायने में एक टीचर का जो एनर्जी होता है ना, वो स्टूडेंट से आता है। आप खुद सोचिए, हर कोई बोलता है कि हाँ क्लास जो है वो टीचर अच्छा होता है तो क्लास होना, जी नहीं, मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट्स अच्छे होने चाहिए। आप खुद सोचिए, एक इंसान अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सबको कम मिलेंगे, लेकिन अगर सारे स्टूडेंट्स मिलकर अगर एनर्जी क्लास में बना के रखे तो कितना ज्यादा एनर्जी टीचर को मिलेगा। तो टीचर का जो इंस्पिरेशन होता है वो आप लोग हैं। प्यार बनाए रखिए, समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई कंप्लेन है, क्वेरीज है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, ताकि हम उनको अच्छी तरह से पढ़ के आप जो है आपका मदद करने की कोशिश कर सके, बिल्कुल। और हम तहे दिल से मतलब आपसे शुक्रिया बोलना चाहते हैं कि आप लोग इतने मात्रा में हमसे जुड़ते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, और आपको सीखने मिलता है। सबसे बड़ी चीज, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसी के लिए कि आप लोग को कुछ सीखने मिले। चलिए आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, ये चीज है। एक और चीज है जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो याद रखिए, कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है, जी हाँ, स्टेबल हमने पढ़ रखा है कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल एनर्जी, जी हाँ, कम एनर्जी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है डिक्रीज इन एनर्जी, यस। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, सोच लीजिए, मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, एक मॉलिक्यूल के कुछ लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं,
मैं 1 2 3 बोलता हूँ और 4 स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, बहुत सारे स्ट्रक्चर है और उनका रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसका एनर्जी है E। ऑलराइट, ये होता है E1 E2 E3 E4। देखिए बच्चों, अभी क्या है, हमको पता है रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका एनर्जी होगा सबसे कम। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो चारों लिविंग स्ट्रक्चर मैंने देखे रखे हैं उनमें से सबसे कम एनर्जी किसका है। अगर मैं लिखता हूँ लेट मैं लेता हूँ जो सेकेंड है उसका एनर्जी सबसे जो है कम है, जैसे पता चल रहा है सेकंड का एनर्जी सबसे कम है। अभी क्या होगा मतलब ये जो है आपका E2 E1 E3 E4, तो ये जो है ऑर्डर एनर्जी का, तो जैसे पता चल रहा है सबसे कम एनर्जी E2 का है। अभी याद रखिए जो रेजोनेंस एनर्जी होता है, ई रेजोनेंस इसको बोलते हैं, वो होता है डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड और द मोस्ट स्टेबल सेकेंड। मोस्ट स्टेबल मतलब जिसका एनर्जी सबसे कम हो। जी हाँ, ये E2 माइनस E जो होता है, सॉरी E होता है, ये होता है रेजोनेंस एनर्जी। मतलब इतने मिनिमम एनर्जी के साथ जो है ये मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ है। जी हाँ, सो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि E2 है यहां पर, एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। जी हाँ, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि था रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। तो रेजोनेंस के बारे में यहाँ हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसके बारे में तो सुना होगा, दैट इज दिस इज एसिडिक एसिड। सबको पता होगा ये एसिडिक एसिड है। क्या ये कुछ इस तरीके से टूटता है? जी हाँ, इस तरीके से टूटता है। तो ये हो गया अपना एसिटेट आयन। सो अगर हम देखें एसिटेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। क्या यहाँ पर मेरे को जो है मेरे को दिखाई दे रहा है कोई रेजोनेटिंग जिसको हम बोलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्या इनमें से कोई सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है? देख लेते हैं। ये है आपका पाई बॉन्ड। जी हाँ, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये नेगेटिव ले लीजिए। ये हो गया आपका रेजोनेटिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज CH3CO माइनस डबल बॉन्ड। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मेरे को बताइए, ये दोनों अगर स्ट्रक्चर 1 है और 2 है, जिसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड, मैं इसको RH बोल के लिखता हूं, ये जो होगा कुछ ऐसा बनेगा। जी हाँ, इस तरह का कुछ रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। जैसे यहाँ बॉन्ड एंगल जो है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 और 1 है, यहाँ पर 1.1 है, सीधा दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लेके बिल्कुल भी प्रूव कर सकते हैं कि हाँ रेजोनेंस एग्जिस्ट कर सकता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ऑलराइट बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो।
अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट्स आते हैं, आप बेधड़क कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, ताकि हम वो क्वेरी हमारे पास आ सके और हम आपको दूसरे क्लास में बिल्कुल सबसे पहले उस डाउट को क्लियर करें, फिर आगे बढ़े। ऑलराइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। जी हाँ, ये है पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंटम। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, दैट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक बॉन्ड पोलर कब होता है या एक बॉन्ड नॉन पोलर कब होता है। सो हम अगर कोवैलेंट बॉन्ड का नाम लें तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जी हाँ, एक होता है आपका दैट इज पोलर और एक होता है नॉन पोलर। जी हाँ, तो बेसिकली ये जो चीज है हम इसके बीच में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो किसको बोलते हैं पोलर? जी हाँ, देखिए जब भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, आपको एक तो जो है प्रॉपर्टी, जिसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जैसे कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक जिसको हम बोलते हैं, सॉरी वो वर्ड आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में, तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक डिस्टेंस जो भी आप ले लीजिए। उसी तरह आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और चौथा चीज जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी हाँ, वही इसका काम है। एक बॉन्ड अगर मैं लेता हूँ, सोच लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड लेता हूँ, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर अगर ऐसा है लेट कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से बड़ी है, तो होता क्या है, जो ये जो बी होती है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच लेती है और यहाँ कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी चीज को ही बोलते हैं पोलैरिटी। क्या हम डाइपोल का मतलब पहले समझ ले? जी हाँ, चलिए देख लेते हैं। हम बोलते हैं डाइपोल किसको बोलते हैं? जी हाँ, डाइपोल किसको बोलते हैं? जी हाँ, टू इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance। सो बेसिकली होता क्या है, ये ले लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, जी हाँ, उतना ही नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में ले लीजिए डिस्टेंस होता है d। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या यहाँ पर वही हो रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, HF लेता हूँ। सबको पता है जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 4 होता है और इसका होता है 2.1। तो क्या हम ऐसा लेके चल सकते हैं, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, इसमें क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, तो वो बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, एंड जो हाइड्रोजन एटम है उससे नेगेटिव चार्ज दूर भाग रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर आ जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इक्वल ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल, जिसको हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। जी हाँ, दिस इज ऑल्सो बॉन्ड लेंथ। तो ऐसा बॉन्ड मिलते हैं, बहुत सारे बनते हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहूँ HCl होता है। जी हाँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं
जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। उसी तरह जो नॉन पोलर होते हैं जनरली ये होमो एटॉमिक होते हैं, ए बी बी, जी हाँ, जिन दो के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर को है अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई अकेला नहीं खींच पाता है, दोनों इक्वली खींच पाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई चार्ज फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल में लूं H2 Cl2 O2 F2 N2, और किसी केस में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसको भी हम नॉन पोलर बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो होता है बहुत ही कम, तो उसको हम नॉन पोलर कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जैसे अगर हमको पोलैरिटी जानना है, एक बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, तो सीधा सीधा आपको देखना पड़ेगा जो दो एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बने हुए हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है। अगर नहीं है तो नॉन पोलर बनेंगे, अगर है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। जी हाँ, तो अभी क्या है, दूसरा चीज है कि हम पोलैरिटी का अमाउंट, कोई बॉन्ड कितना पोलर है उसको क्या मेजर कर सकते, जी हाँ मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं, जी हाँ, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जी हाँ, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और जो डिस्टेंस है वो पता हो। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट किसका, चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है डाइपोल मोमेंट, इसको म्यू भी बोलते हैं, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे आप सबको पता है इसका डायरेक्शन होता है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इसको बोलते हैं। तो वैसे तो जो इसका SI यूनिट होना चाहिए, अगर चार्ज Q इंटू डिस्टेंस होता है R, तो इसको कूलम इंटू अगर मैं मीटर करूं तो ये 1 कूलम मीटर बन के आता है, म्यू का यूनिट कूलम मीटर SI यूनिट। पर जनरली एटॉम के केस में जो डिस्टेंस होता है वो होता है काफी कम, बहुत कम, नैनोमीटर या पिकोमीटर में कैलकुलेट करते हैं हम। उसी तरह जो चार्ज होता है वो भी बहुत कम मैग्नीट्यूड का होता है, इसीलिए एक छोटा यूनिट होता है जिसको हम dy यूनिट्स बोलते हैं या d बोलते हैं। 1d का मतलब होता है 3.3, आप इसको 3.3 भी ले सकते हैं ऐसे याद करने के लिए, जो 10⁻³ कूलम मीटर होता है। तो ये होता है डाइपोल मोमेंट, हम कैलकुलेट, अगर हमको चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, हालांकि इस चैप्टर में जो है न्यूमेरिकल्स का आना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हमको पता रहेगा तो काफी मदद हो पाएगी। जिस तरह के प्रॉब्लम यहाँ देखने मिलते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी आइए देखते हैं हम किस तरीके के इनको जो है किसी दो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को कैसे कंपेयर करते हैं, अगर हमको कोई वैल्यू पता हो या ना हो कैसे करते हैं। जी हाँ, आइए। चलिए, अगर मेरे को पता करना है कंपेयर, क्वेश्चन आया मेरे पास, कंपेयर द पोलैरिटी ऑफ दो मॉलिक्यूल देखते हैं, एक है NH3 एंड एक है NF3। जी हाँ, अच्छा, क्या जैसे देखने से पता चल रहा है कि हाँ भाई नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन से ही 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा देखने से पता चल रहा है कि हाँ भाई फ्लोरीन तो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब हो सकता है कि जो फ्लोरीन जिस बॉन्ड से जुड़ा हो वो ज्यादा पोलर हो, तो आप सोच सकते हैं कि नहीं NF3 ज्यादा जो है हो सकता है ज्यादा पोलर। लेकिन हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो कुछ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के साथ
एमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसा, जी हाँ, ये होता है एक लोन पेयर। हेलो, हाँ हेलो, प्रॉब्लम कोडू, हाँ कौन दो कहाँ पे 11 कब आएंगे? अच्छा, टेस्ट हो, अच्छा मतलब अच्छी मैडम क्लास रे ମୁଁ ଫାଙ୍କା ହେଇକି ଦେଖୁଛି। अगेन सॉरी बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं बहुत तो आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, इंस्टीट्यूट के आते रहते हैं कि हाँ क्वेश्चन दे दीजिए, क्लास कब लेंगे, कुछ इसी तरह के इंक्वायरी रहते हैं। तो ये हो गए 3 फ्लोरीन, जी हाँ। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, तो पहले वो देख लेते हैं कि जो डायरेक्शन, जैसे मैंने लिखा HF बॉन्ड है, और ये याद रखिए यहाँ फ्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो हाइड्रोजन से फ्लोरीन तक कुछ इस तरह का जाता है। जैसे मैं लिखना चाहूँ कि अगर मैं लिखूं HCl, जी हाँ HCl में भी लिखना चाहूंगा इस तरह। अगर मैं लूँ कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, और में जो डायरेक्शंस हैं वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ भागते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन का मतलब डायरेक्शन होता है भागने का वही होता है। तो क्या ऐसे डाइपोल मैं यहाँ बना सकता हूँ? क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है? जी हाँ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के पास आता है, हाइड्रोजन का आता है 2.1 के पास, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो डाइपोल है इधर भागेगा? जी हाँ। क्या ये जो डाइपोल है इधर भागेगा? जी हाँ। क्या ये जो डाइपोल है इधर? और क्योंकि ये लोन पेयर है इसका भी जो है डायरेक्शन रहेगा इधर। क्या अभी मैं बोलूं, अगर वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा हो तो डायरेक्शन से क्या हम इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं? जी हाँ, आप खुद सोच सकते हैं ये तीनों का डायरेक्शन इधर है, इनका मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा, और ये इससे जुड़ के कुछ ज्यादा, तो जो म्यू का वैल्यू होगा, जो म्यू का वैल्यू होगा वो जो होगा वो करीब ग्रेटर देन 0 ही होगा, बड़ा ही होगा। जी हाँ, सॉरी गलत दिया, म्यू का वैल्यू थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ देखें, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इधर भागेंगे, लेकिन जो है इधर, इसका मतलब यहाँ क्या इधर रिजल्टेंट आ रहा है और जो नेगेटिव का कुछ माइनस हो रहा है। जी हाँ, माइनस हो रहा है। तो अगर माइनस होगा तो रिजल्टेंट घट जाएगा, जिससे हमको पता चलेगा ये म्यू1 है और म्यू2 है, देन जो म्यू1 है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पोलैरिटी का बात करें तो एमोनिया इज मोर पोलर देन NH3 होगा। जी हाँ। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको जबरदस्त क्वेश्चन मैं देता हूं कि आप कीजिए, कंपेयर polarity of CHCl2, CHCl3 एंड CCl4। जी हाँ, ये कार्बन के का सेंट्रल एटम के हिसाब से कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हैं, जिनमें कहीं पर 2 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, सॉरी CH2Cl2 बताइए। हाँ, तो इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें, अगेन हम तो 2D में नहीं बना सकते, 3D में नहीं बना सकते, 2D में बना के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ 4 में से 2 होते हैं क्लोरीन के और ये होता है हाइड्रोजन के। जी हाँ, उसी तरह यहाँ होते हैं 3 क्लोरीन के होते हैं
और जो होता है एक हाइड्रोजन का, और यहाँ जो होता है चारों क्लोरीन के बने हुए रहते हैं। तो जैसे हमको पता चल रहा है कि भाई साहब ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है और पोलर है, और जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कुछ ऐसे जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसे जाता है, इसका कुछ ऐसे जाएगा। तो देखिए ये जो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर होते हैं इनको कैंसल आउट कर देते हैं। उसी तरह ये जो वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर कैंसल, इसका मतलब यहाँ म्यू जो है वो 0 हो जाता है। अगर यहाँ देखिए यहाँ 2 रहते हैं, जी हाँ, तो इनका रिजल्टेंट जो है कुछ इधर आता है, जी हाँ इधर आएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें 2 बनते हैं आपके वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट इधर आता है, लेकिन ये जो वेक्टर है इधर भागता है, इसका मतलब इनका कुछ रिजल्टेंट बनेगा जो इधर आएगा और यहाँ कुछ हो जाता है माइनस। तो अगर मैं बोलूँ μ1 और इसको μ2 और इसको μ3 बोलूँ, देन सबसे ज्यादा जो मेरे पास बन जाता है पोलर, दैट इज μ1, क्योंकि ये इसके पास माइनस में कुछ नहीं है। उसके बाद क्योंकि ये 0 है, सबसे कम पोलर होगा, इसका मतलब जो फाइनल ऑर्डर बन के आता है μ1 μ2 एंड μ3 का। क्या मैं आपको बताऊं, मतलब पूछ सकता हूं, क्या मेरे को बता सकते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज पोलर और नॉट? जी हाँ, आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें तो ऑक्सीजन है दोनों। याद रखिए जब भी पोलैरिटी डिसाइड कीजिए आफ्टर ड्राइंग द वेक्टर्स ऑफ पोलैरिटी, आप बिल्कुल उसके बाद ही कंक्लूजन में पहुंचिए कि जो है ये पोलर है कि नहीं है। जी हाँ, तो जैसे हम इसका लिविंग स्ट्रक्चर लिखते हैं कुछ ऐसे बन के आता है। जी हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो डाइपोल है इधर भागेगा और इसका जो भागेगा, क्या दोनों एटम सेम है? क्या यहाँ पर बोल सकता हूँ टू इक्वल एंड अपोजिट ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है? जी हाँ, ये एक प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, क्या मैं BF3 के बारे में या BH3 के बारे में पूछ सकता हूँ? यही क्वेश्चन क्या आप बता पाओगे? थोड़ा सा पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, 1 मिनट लीजिए, मैं 1 मिनट लेता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। बताइए क्या BH3 और BF3 क्या वो पोलर है? ऑल राइट बच्चों, तो क्या आप, आई होप कि आप लोगों ने पता कर लिया होगा कि BH3 और BF3 पोलर है या नहीं है। आइए देखते हैं। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं BF3 का कुछ ऐसा। देखिए जो भी हो, फ्लोरीन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सही है, जो बिल्कुल सही है बॉस, की जो है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। क्या ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ये आएगा और ये इसको कैंसल आउट कर देगा? बिल्कुल, तो इसका नियरली इक्वल टू म्यू 0 आ जाएगा। BH3 के केस में भी कुछ ऐसा ही बनेगा। हाँ, यहाँ हालांकि कहानी कुछ अलग होगी क्योंकि यहाँ होता है बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जी हाँ, तो सीधा बात है यहाँ बनेगा कुछ ऐसे। जी हाँ, इसके जो रिजल्टेंट है कुछ इधर भागेंगे, क्या ये और ये इसको कैंसल आउट कर देंगे? जी हाँ, ये भी नियरली इक्वल टू 0 हो जाए। तो बोरोन के जो भी ट्राई हाइड्राइड और ट्राई फ्लोराइड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ये हमको पता चल गया है। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमको
पोलैरिटी ट्राई करना है तो हमको बिल्कुल भी ये डायग्राम को नहीं मिस करना चाहिए। किसी मॉलिक्यूल को देख के अगर पता चल जाए तो तब तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब आपको याद होगा तो बिल्कुल पता चलेगा कि जो कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है ये सबसे इंपॉर्टेंट। एक और है, अगर मैं पूछूं आपको इज H2O पोलर, क्या वाटर पोलर होता है? आप बना सकते हैं। वाटर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक और दो लोन पेयर होते हैं। जी हाँ, तो इनका भी कुछ ऐसा ही कहानी रहता है, देख लीजिए। इनका जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरह से जाएगा। और ये जो दोनों हैं क्या लोन पेयर है, इनका भी रिजल्टेंट जाएगा। जी हाँ, यहाँ बन जाता है वाटर जो है हाईली पोलर बन जाता है। दिस इज हाईली पोलर। जी हाँ। सो अभी हमने कंप्लीट किया अप टू डाइपोल मोमेंट। उसके बाद हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, VSEPR थ्योरी आएंगे, एंड फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज इतने भी हम ये लेक्चर करते हैं खत्म। आप लोगों को होप की समझ में आया हो, और हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद दूसरे वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग का हर जो छोटा से छोटा टॉपिक है आपको समझ में आए, आप उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच।